हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 की हिस्ट्री चैप्टर नंबर 5। इस चैप्टर में हम जानेंगे राज्यों के बारे में, राजाओं के बारे में और पहले के रिपब्लिक के बारे में, यानी कि अर्ली रिपब्लिक। पहले रिपब्लिक किस तरह से हुआ करते थे और आज की रिपब्लिक किस तरह से हुआ करते हैं। तो इंडिया को एक रिपब्लिक नेशन कहा जाता है। इंडिया को रिपब्लिक नेशन क्यों कहा जाता है? क्योंकि इंडिया में जो शासक चुने जाते हैं वो जनता के द्वारा चुने जाते हैं। जनता ही अपनी मर्जी से अपने लीडर को चूज करती है और जिनको वो चूज करती है वही शासक बन के देश को चलाते हैं। तो इस बच्चे के बारे में हम पढ़ेंगे इस कहानी के माध्यम से। इलेक्शन डे। इलेक्शन डे कौन सा दिन होता है? जिस दिन सभी भारत के नागरिक या कहीं किसी भी देश के नागरिक वोट देने जाते हैं, उसे इलेक्शन डे कहा जाता है। शंकरन woke up to see his grandparents all ready to go and vote. इस बच्चे का नाम क्या है? शंकरन। वो एक दिन जगता है और अपने दादा दादी को देखते हैं कि वो रेडी होके वोट देने के लिए जा रहे हैं। They wanted to be the first to reach the polling booth. उनकी कोशिश क्या थी? वे चाहते थे कि वो ही सबसे पहले पोलिंग बूथ पे पहुंचे। पोलिंग बूथ क्या होती है? जहाँ पे लोग वोट डालने जाते हैं। वोट किसे डालते हैं? अपने द्वारा जो पसंदीदा कैंडिडेट होते हैं उनको वो वोट करके जिताते हैं। Why शंकरन wanted to know? Were they so excited? शंकरन जानने के लिए बहुत इच्छुक था कि उसके ग्रैंड पेरेंट्स इतना ज़्यादा एक्साइटेड क्यों हैं। Somewhat impatiently, his grandfather explained, और उसके दादाजी ने उसे एक्सप्लेन किया, We can choose our own rulers today. आज हम अपने पसंद के नेता को या रूलर को चूज करने वाले हैं। इस वोटिंग के माध्यम से हम अपने लीडर्स को अपनी मर्जी से चूज करते हैं और इसीलिए वो इतने ज़्यादा एक्साइटेड थे। आइए अब हम समझते हैं कि किस तरह से कुछ लोग रूलर्स बनते हैं। यानी कि हम एग्जाम्पल लेते हैं भारत की। भारत के रूलर्स किस तरह बनते हैं उसके बारे में हम जानेंगे। Choosing leaders or rulers by voting is something that has become common during the last 50 years or so. ये जो लीडर्स को चूज करने की प्रक्रिया है या अपने शासक को चूज करने की प्रक्रिया है, ये कुछ 50 years पहले से शुरुआत की गई है। How did men become rulers in the past? चलिए अब ये जानते हैं कि पास्ट में यानी कि पहले के समय में रूलर्स किस तरह से बनते थे। Some of the rajas we read about in chapter 4 were probably chosen by the Jan. जन किसे कहते हैं? पीपल। जो राजा होते थे जिसके बारे में हमने चैप्टर 4 में पढ़ा है, उसे कौन चुनता था? जन के द्वारा चुना जाते थे। जन यानी कि लोग। बट around 3000 years ago, we find some changes taking place in the ways in which rajas were chosen. But 3000 साल पहले की अगर हम बात करें, उस समय में जो रूलर्स को चूज करने की जो प्रक्रिया थी वो डिफरेंट थी। तब हम क्या जानते हैं? We find some changes taking place in the ways in which rajas were chosen. और उस समय के कंपैरिजन में आज के जो लीडर्स को चूज करने की जो प्रक्रिया है वो बहुत ही डिफरेंट है। Some men now became recognized as rajas by performing very big sacrifices. कुछ लोग राजा कैसे बनते थे? By performing big sacrifices. बड़ी बड़ी कुर्बानियां उनको देना पड़ता था राजा बनने के लिए। जैसे कि अश्वमेध यज्ञ हुआ करता था। अश्वमेध यज्ञ के बारे में हम जानेंगे। इसमें क्या होता है? अश्वमेध और हॉर्स सैक्रिफाइस वॉज वन सच रिचुअल्स। और इन सब रिचुअल्स में ये भी एक रिचुअल है जिसमें क्या करते थे? एक घोड़े को छोड़ दिया जाता था टू वॉन्डर फ्रीली एंड वॉज गार्डेड बाय द राजाज मैन।
और उसके साथ राजा अपने कुछ सिपाहियों को भेज देते थे हॉर्स की सुरक्षा के लिए। इफ द हॉर्स wandered into the kingdoms of other rajas and they stopped it, अगर वो घोड़ा एक राज्य से दूसरे राज्य में घूमता है एंड अदर राजाज एंड दे स्टॉप्ड इट, अगर कोई राजा उसे रोकने की कोशिश करता है तो उस राजा को घोड़े के साथ जो सैनिक होते थे उनसे लड़ना, युद्ध करना पड़ता था। इफ दे अलाउड द हॉर्स टू पास, अगर वे घोड़े को आराम से पास होने देते थे, इसका मतलब उन्होंने वो एक्सेप्ट कर लिया कि राजा ही पावरफुल है। इट meant that they accepted that the Raja who wanted to perform the sacrifice was stronger than them, और इससे जिस राज्य से घोड़ा पास होता था उसका मतलब उस राज्य के राजा ने जिस राज्य का ये घोड़ा है उनको एक्सेप्ट कर लिया कि वो स्ट्रॉन्गर है इनसे ज़्यादा। These राजाज were then invited to the sacrifice, और फिर इन राजाओं को इनवाइट किया जाता था जब अश्वमेध यज्ञ परफॉर्म किए जाते थे, which was performed by specially trained priest, और ये जो यज्ञ परफॉर्म किए जाते थे वो स्पेशली ट्रेंड पंडितों पुजारियों के द्वारा किए जाते थे, who were rewarded with gift, और जिनको बहुत सारे गिफ्ट भी दिया जाता था। The Raja who organized the sacrifice was recognized as being very powerful, और वो राजा जो ये अश्वमेध यज्ञ परफॉर्म करते थे, सैक्रिफाइसेस करते थे, उनको बहुत ही शक्तिशाली माना जाता था। एंड ऑल दोज हु केम ब्रॉट गिफ्ट्स फॉर हिम, और बाकी के जो राजा जिनको इनवाइट किया जाता था, जिन्होंने इनको एक्सेप्ट किया कि हाँ ये पावरफुल राजा है, वो इनके लिए गिफ्ट्स लेके आते थे। The Raja was the central figure in these rituals, और सबसे मेन जो व्यक्ति होते थे इस यज्ञ में वो राजा ही होता था, जहाँ पे सबकी नज़र राजा के ऊपर होती थी। He often had a special seat, a throne और a tiger skin, और राजा के लिए एक स्पेशल सीट होता था, यानी कि जिस पर राजा बैठते हैं, राजगद्दी जिसे कहा जाता था। वो किस चीज़ से तैयार किया जाता था? टाइगर के स्किन से, चमड़े से। His charioteer who was his companion, और राजा के जो साथी जो युद्ध में जाते थे वो इनकी तारीफ में कुछ बातें कहते थे, वे इनके गुणगान करते थे, किस तरह से पूरी स्टोरी बताते थे। और his relatives, especially his wives and sons, had to perform a variety of minor rituals, और राजा के जो रिश्तेदार थे स्पेशली खासकर वाइफ और बेटे, इनके द्वारा भी कुछ रिचुअल्स परफॉर्म किए जाते थे। The other rajas were simply spectators who had to sit and watch, और बाकी के जो राजा थे उनका क्या काम था, वो चुपचाप से बैठकर एक ऑडियंस की तरह सिर्फ देखा करते थे किस तरह से सैक्रिफाइसेस परफॉर्म किए जा रहे हैं। Priests performed the rituals including the sprinkling of sacred water on the king, और जो पुजारी होते थे वो क्या करते थे, वो रिचुअल्स परफॉर्म करते थे किस तरह से, पानी का छिड़काव करके राजा के ऊपर। स्प्रिंकलिंग यानी कि छिड़कना, सेक्रेड वाटर यानी कि गंगा जल राजा के ऊपर छिड़क के ये सारे यज्ञ वो करवाते थे। The ordinary people, the wish और वैश्य also brought gifts, जो आम लोग होते थे, व्यक्ति जो होते थे, वो भी राजा के लिए गिफ्ट्स लाया करते थे। However, some people such as those who were regarded as Shudras by the priest were excluded from many rituals. पर कुछ लोग जिनको प्रीस्ट के द्वारा शूद्रस के कैटेगरी के माना जाता था, उनको रिचुअल्स में परफॉर्म करने का मौका नहीं मिलता था, उनको अलग करके रखा जाता था कि शूद्रस अटेंड नहीं कर सकते कोई भी असेंबली या कोई भी रिचुअल्स को वो अटेंड नहीं कर सकते। आइए अब हम जानते हैं वर्ण सिस्टम के बारे में। We have many books that were composed in North India. नॉर्थ इंडिया में बहुत सारी ऐसी किताबें लिखी गई है, स्पेशली इन द एरियाज ड्रेन्ड बाय
द गंगा एंड द यमुना ड्यूरिंग दिस पीरियड। और खासकर किस जगह के बारे में किताबों में लिखी गई है, जहाँ से गंगा और यमुना बहती है। These books are often called later Vedic because they were composed after the Rig Veda, about which you learned in chapter 4. इन बुक्स को लेटर वैदिक के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि इनकी कॉम्पोजिशन ऋग्वेद के बाद हुई है, जिसके बारे में हमने चैप्टर 4 में पढ़ा है। These include the समवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद, जिसमें समवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद एज वेल एज अदर बुक्स। और इनमें क्या क्या इंक्लूड किया गया है? ये तीनों वेद को इंक्लूड किया गया है इन बुक्स में। These were composed by priests and described how rituals were to be performed. इन किताबों में क्या लिखा गया है और किसके द्वारा लिखी गई है? इनको पुजारियों द्वारा लिखी गई है और इसमें किस तरह से रिचुअल्स को, रीति रिवाज के बारे में और रूल्स ऑफ द सोसाइटी और समाज के नियम के बारे में, नियम को कैसे पालन करना है और धार्मिक प्रथाएं क्या क्या हैं, इन सब के बारे में पुजारियों के द्वारा लिखी जाती थी इन किताबों में। There were several different groups in society at this time. और बहुत सारे डिफरेंट ग्रुप्स, समाज में बहुत सारे डिफरेंट ग्रुप्स हैं। द प्रिस्ट एंड वॉरियर्स, फार्मर्स, हर्डर्स, ट्रेडर्स, क्राफ्ट पर्सन। प्रिस्ट यानी कि पुजारी, वॉरियर्स जो युद्ध करते हैं, फार्मर्स जो खेती करते हैं, हर्डर्स जो पशुपालन करते हैं, ट्रेडर्स जो व्यापार करते हैं, क्राफ्ट्समैन जो जिनके हाथ में कुछ कला हो उनको क्राफ्ट पर्सन कहते हैं। जैसे मिट्टी के बर्तन बनाने वाले व्यक्ति को भी क्राफ्ट पर्सन कहा जाता है। लेबर जो मजदूरी का काम करते हैं, फिशिंग जो मछुआरे होते हैं, फोक एंड फॉरेस्ट पीपल जो जंगल में रहते हैं उनको फॉरेस्ट पीपल कहा जाता है। इस तरह के डिफरेंट ग्रुप्स एक समाज में होते थे। सम प्रीस्ट एंड वॉरियर्स वर रिच। जो पुजारी होते थे, कुछ पुजारी और युद्ध में पार्टिसिपेट करने वाले लोग बहुत अमीर हुआ करते थे। एज वर सम फार्मर्स एंड ट्रेडर्स। कुछ फार्मर्स जो किसान थे और जो व्यापारी थे वो भी अमीर हुआ करते थे। अदर्स इंक्लूडिंग मेनी हर्डर्स। और जो अन्य व्यक्ति होते थे जो जैसे भेड़ चलाते हैं उनको पशुपालन करने वाले। क्राफ्ट पर्सन, लेबरर्स, फिशिंग फोक एंड हंटर गैदरर्स वर पुअर। और जो दूसरे व्यक्ति होते थे ये कैसे होते थे? ये गरीब होते थे। हंटर्स गैदरर्स का मतलब, हंटर्स यानी कि जो शिकार करते, गैदरर्स यानी कि जो इकट्ठा करके अपना जीवन पालन करते हैं। द प्रीस्ट डिवाइडेड पीपल इनटू 4 ग्रुप्स। The priest divided people into 4 groups called varnas. प्रीस्ट कौन होते हैं? जो पुजारी होते थे उनको प्रीस्ट कहा जाता है। प्रीस्ट क्या करते थे? लोगों को 4 ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं और उसी को क्या कहा जाता है? वर्णा सिस्टम। According to them, each one had a different set of functions. According to them, according to whom? According to the priest. Priest के according क्या होते हैं? सबके काम, उनको different set of functions दिए जाते हैं। काम के आधार पे सबके वर्ण को डिसाइड किया जाता है। The first one was that of the Brahmin. ब्राह्मण को सबसे पहले वर्ण में रखा गया है। द फर्स्ट वर्ण के कौन होते थे? ब्राह्मण। Brahmins were expected to study, teach the Vedas, perform sacrifices and receive gifts. और ब्राह्मण को क्या काम दिया गया था? कौन सा फंक्शन दिया गया था? कि वो पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे वेदास को, और जितने रिचुअल्स होते थे, परफॉर्मिंग, जितने पूजा पाठ, धार्मिक चीजें, जो भी काम होता था वो सब ब्राह्मण के द्वारा ही किए जाएंगे और उनको बहुत सारे गिफ्ट्स भी मिलेंगे। इन द सेकेंड प्लेस वर द रूलर्स। और सेकेंड वर्ण में किसे रखा गया है? रूलर्स को, शासक को, जिसे क्षत्रिय भी बोला जाता है।
They were expected to fight battles and protect people. और उनको क्या काम सौंपा गया है कि वो युद्ध लड़ेंगे और लोगों की रक्षा करेंगे। थर्ड वर द विश और वैश्या। थर्ड कैटेगरी में किसे रखा गया? वैश्यास। दे वर एक्सपेक्टेड टू बी फार्मर्स, हर्डर्स एंड ट्रेडर्स। और इनका क्या काम है? ये फार्मर्स होते थे, भेड़ चराने वाले हर्डर्स होते थे और ट्रेडर्स यानी कि व्यापारी। बोथ द क्षत्रियस एंड द वैश्यास कुड परफॉर्म सैक्रिफाइसेस। जो सेकेंड और थर्ड कैटेगरी में जिनको रखा गया है यानी कि सेकेंड वर्ण में क्षत्रियस और थर्ड वर्ण में वैश्यास, इनको परमिशन थी सैक्रिफाइसेस परफॉर्म करने की, यानी कि यज्ञ वगैरह में ये परफॉर्म कर सकते थे। लास्ट वर द शूद्रास। और सबसे लास्ट कैटेगरी यानी कि फोर्थ कैटेगरी में किसे रखा गया था? शूद्रास को। हु हैड टू सर्व द अदर थ्री ग्रुप्स। और इन शूद्रास को क्या काम सौंपा गया था? इनको तीनों ग्रुप्स, तीन वर्ण में जो लोग आते हैं उनको सर्व करना होता था, यानी कि उनकी आज्ञा का पालन करना होता था। वो जो भी काम इनको देंगे इनको करना पड़ता था। एंड could not perform any rituals। और कोई भी धार्मिक कार्य करने की इनको अनुमति नहीं थी। Often women were also grouped with the shudras। women को भी शूद्रास के कैटेगरी में रखा जाता था। Both women and shudras were not allowed to study the Vedas। women महिलाएं और शूद्रास इन दोनों को परमिशन नहीं थी कि वो वेदास को स्टडी कर सके। The priest also said that these groups were decided on the basis of birth। और priest जो पुजारी क्या कहा करते थे? इनकी जो डिवीजन उन्होंने करी थी, ये जो 4 वर्ण सिस्टम बनाए थे उनके बर्थ के बेसिस पे बनाए जाएंगे, यानी कि पुजारी के जो बच्चे होंगे वही आगे चल के पुजारी बनेंगे, राजा के जो बच्चे हैं वही आगे चल के राजा बनेंगे। इस तरह से वर्ण सिस्टम को बनाया गया था। फॉर एग्जाम्पल, if one's father and mother were Brahmins, one would automatically become a Brahmin and so on. Later, they classified some people as untouchable। और बाद में कुछ लोगों को untouchable यानी कि जिसके साथ छुआछूत का भेदभाव किया जाता था, उन वैसे भी लोगों के कैटेगरी बनाया। These included some craft person, hunters and gatherers। और इस कैटेगरी में किसे रखने लगे? जो क्राफ्ट पर्सन, जो कलाकार होते थे, जो शिकारी करते थे, जो गैदरिंग करके जो अपने लाइवलीहुड चलाते हैं, एज वेल एज पीपल हु हेल्प टू परफॉर्म बरियल्स। जो लोग दफनाने वगैरह के काम में आते थे, जो लोग जलाने वगैरह का काम किया करते थे। जैसे किसी की मृत्यु हो जाती है तो शमशान भूमि में जो लोग होते हैं उनको अनटचेबल्स के ग्रुप में रखा जाने लगा। The priest said that contact with these groups was polluting। पुजारी जो हुआ करते थे वो क्या सबको बोलते थे कि इनके कांटेक्ट में भी नहीं आना है, इनके कांटेक्ट में आने से हम अछूत हो जाएंगे। Many people did not accept the system of varna laid down by the Brahmins। बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो इस बात को स्वीकार नहीं करते थे, ये वर्णा सिस्टम को नहीं स्वीकार करते थे जिसे ब्राह्मण लोगों ने बनाया। Some kings thought they were superior to the priest। कुछ राजा जो थे वो अपने आप को priest यानी कि ब्राह्मण से भी superior समझते, यानी कि ब्राह्मण से भी बड़ा समझते थे। Others felt that birth could not be a basis for deciding which varna people belong to। कुछ लोगों को ये जो जन्म से जो अधिकार सबको मिलने की बात जो प्रिस्ट ने बताया कि ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण बनेगा, राजा का बेटा राजा बनेगा, ये बात से भी सहमत नहीं थे। Besides, some people felt that there should be no differences amongst people based on occupation। कुछ लोगों को का तो ये भी मानना था कि कोई भी डिफरेंसेस, कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए ऑक्यूपेशन के आधार पर, यानी कि जिस तरह के काम जिससे मिलते हैं उस आधार पर वर्ण सिस्टम नहीं चलाने चाहिए, उनके बेसिस कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। Others felt that everybody should be able to perform rituals। कुछ लोगों का ये भी मानना था कि सभी को जो धार्मिक जो रीति रिवाज ये परफॉर्म करने से किसी को रोका नहीं जाना चाहिए।
सबको परमिशन मिलनी चाहिए, सबका अधिकार है। एंड अदर्स कंडेम्ड द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी, और कुछ लोग छुआछूत की जो भावना रखते थे उसको भी कंडेम करते थे, उसको भी नहीं मानते थे। ऑल्सो देयर वर मेनी एरियाज इन द सब कॉन्टिनेंट सच एज द नॉर्थ ईस्ट where social and economic differences were not sharp. कुछ जगह जो सब कॉन्टिनेंट नॉर्थ ईस्ट में थे वहाँ पे इस तरह की समस्याएं नहीं होती थी, कोई भी इकोनॉमिक डिफरेंसेस नहीं होते थे। एंड वेयर इन्फ्लुएंस ऑफ द प्रिस्ट वॉज लिमिटेड, उस जगह पर क्यों इतने भेदभाव डिफरेंसेस क्यों नहीं होते थे नॉर्थ ईस्ट में? क्योंकि प्रिस्ट यानी कि पुजारी जो नॉर्थ ईस्ट से अलग जगह पर रहते थे वहाँ पे उनका बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस होता था, और नॉर्थ ईस्ट में प्रीस्ट का इंटरफेरेंस उतना नहीं होता, इसीलिए वहाँ पर भेदभाव भी नहीं होते। अब हम जानेंगे जनपदर्स के बारे में। The rajas who performed these big sacrifices were now recognized as being rajas of janpadas rather than janas. पहले जन क्या होते? जन यानी कि जनता, जन यानी कि पीपल, लोग। जो राजा हुआ करते थे उस समय में, जो बड़े बड़े सैक्रिफाइसेस देते थे, उनको रिकग्निशन मिलने लगा जनपदर्स के राजा के रूप में। The word Janpada literally means the land. Janpad means what? Janpad means land. जहाँ पर जनता रहती है उसे जनपद कहा जाता है। Where Jana set its foot, जहाँ पे लोग रहने लगे, जहाँ पे जनता रहने लगे वो जनपद बन गया। And settled down. Some important जनपदस are shown on map 4. कुछ important जनपदस की मार्किंग मैप में भी दिखाई गई है। Archaeologists have excavated a number of settlements in these janpadas. Archaeologists जो have excavated number of settlements. खुदाई के दौरान आर्कियोलॉजिस्ट को इन सब के बारे में भी एविडेंसेस मिले हैं जनपदस के बारे में, सच एज पुराना किला इन दिल्ली, जैसा कि एक एग्जाम्पल के तौर पे दिल्ली का पुराना किला है। हस्तिनापुर नियर मेरठ, मेरठ में हस्तिनापुर की भी एविडेंस मिली है। अतरंजी खेरा नियर ईटा, ये भी यूपी में है अतरंजी खेरा। दे फाउंड दैट पीपल लिव्ड इन हट्स एंड केप्ट कैटल एज अदर एनिमल्स। वहाँ पर किस चीज़ के एविडेंसेस मिले हैं? कि लोग वहाँ पे हट्स में रहा करते थे, छोटे छोटे झोपड़ी के जैसे घर होते हैं उनको हट्स कहा जाता है। एंड केप्ट कैटल, अपने साथ डोमेस्टिक एनिमल्स को भी रखते थे। दे ऑल्सो ग्रीव ए वेराइटी ऑफ क्रॉप्स, और इन सब चीज़ों की क्रॉप्स की वो खेती भी किया करते थे, जैसे कि राइस, व्हीट, बार्ली, पल्सेस, शुगर केन, सीजम, मस्टर्ड एटसेट्रा। दे मेड अर्दन पॉट्स यानी कि मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के घड़े। सम ऑफ दीज वर ग्रे इन कलर, इनके किस कलर के थे? ग्रे कलर के, रेड कलर के। वन स्पेशल टाइप ऑफ पॉटरी फाउंड एट दीज साइट्स इज नोन एज पेंटेड ग्रेवेयर। एक स्पेशल टाइप की पॉटरी, मिट्टी का बर्तन था जिसको बहुत अच्छे से पेंट किया गया था, और उसको क्या बोला जाता था? पेंटेड ग्रेवेयर। एज is obvious from the name, these grey pots had painted designs. उनको देखकर ये जानकारी मिलती थी कि इन पर बहुत ही सुंदर कलाकारी, बहुत ही सुंदर डिजाइन किया गया। यूजुअली सिंपल लाइन्स एंड ज्योमेट्रिक पैटर्न्स। किस तरह का डिजाइन है? ज्योमेट्रिक पैटर्न्स की तरह। महाजनपदस, about 2500 years ago some janpadas became more important than others. 2500 साल पहले कुछ जो जनपदस बन के तैयार हुए थे उनसे भी कुछ इम्पोर्टेंट बने, जिनको महाजनपदस के नाम से संबोधित किया जाने लगा। सम ऑफ दीज आर शोन ऑन मैप, और मैप में महाजनपदस की भी लोकेशन दी हुई है। महाजनपदस कौन होते थे? जिनके कैपिटल सिटी होते थे। मेनी ऑफ दीज वर फोर्टिफाइड। फोर्टिफाइड का मतलब क्या होता है? किले की तरह बनाना, बड़े बड़े दीवार बनाना। जब महलों के चारों तरफ बड़े बड़े किले, दीवार बनाए जाने लगे उसे Many of these were fortified. This means that huge walls of wood, brick or stone were built around them. इसका क्या मतलब? वो ह्यूज वॉल्स यानी कि ऊंची ऊंची दीवारें किस चीज के बने हुए? वुडन के, ब्रिक यानी कि ईंट के, स्टोन यानी कि पत्थर के बने हुए इन चीजों से फोर्टिफाई किया जाता था, यानी कि दीवार बनाया जाता था। इस मैप में आप देख सकते हैं इम्पोर्टेंट जनपदस एंड महाजनपदस एंड सिटीज की लोकेशन।
जैसे कि गंधारा हो गया, पंचंदा, कोशंदा, अवंती, मगध, अंग, वज्जी, ये सारे इंपॉर्टेंट जनपदस और महाजनपदस के लोकेशंस हैं। Forts. Forts were probably built because people were afraid of attacks. Forts क्यों बनाया जाता था? क्योंकि लोगों को डर लगता था दूसरे राज्य के जो राजा है वो अटैक ना कर दे। From other kings and needed protection. अपनी प्रोटेक्शन के लिए वो फोर्ट्स बनाते थे. It is also likely that some rulers wanted to show how rich and powerful they were by building really large, tall and impressive walls around their cities. कुछ रूलर्स तो ये दिखाने के लिए भी अपना ह्यूज वॉल्स बनाते थे कि वो कितने रिच है, कितने अमीर है, कितने शक्तिशाली है, और टॉल इम्प्रेसिव दिखावे के लिए भी बनाते थे अराउंड द सिटीज. Also in this way the land and people living inside the fortified area could be controlled more easily by the king. और राजा इसलिए भी बनवाते थे ताकि जो लोग महल के अंदर रहते थे उनके ऊपर वो कंट्रोल स्थापित कर सके बहुत ही आसानी से. Building such huge walls required a great deal of planning. इस तरह के जो बड़े-बड़े वॉल्स बनाने होते थे इनके लिए बहुत ही अच्छी प्लानिंग की जरूरत होती थी. Thousands if not lakhs of bricks or stones had to be prepared. बहुत ही बड़ी मात्रा में ब्रिक्स यानी कि ईंट, स्टोन्स यानी कि पत्थर को प्रिपेयर किया जाता था. दिस इन टर्न मींट इनॉर्मस लेबर, और इसके लिए बहुत ही ज़्यादा लेबर की ज़रूरत पड़ती थी. लेबर यानी कि वो लोग जो लेबर का काम कर सके. प्रोवाइडेड पॉसिबली बाई थाउजेंड्स ऑफ मेन, जिसमें थाउजेंड्स ऑफ मेन की रिक्वायरमेंट होती थी कि वो लेबर की तरह काम कर सके इन ह्यूज वॉल्स को बनाने में. उसमें कौन कौन थे? विमेन, चिल्ड्रन एंड रिसोर्सेज हैड टू बी फाउंड फॉर ऑल ऑफ दिस. और रिसोर्सेज की भी ज़रूरत पड़. रिसोर्सेज क्या है? इन सब चीज़ों को बनाने के लिए जो सामग्री, जो सामान लगते थे उनको रिसोर्सेज कहा जाता है. ये आप पिक्चर्स देख सकते हैं कि किस तरह से ब्रिक और स्टोन को बनाने में लोग काम करते थे. ब्रिक्स को किस तरह ईंटे की भट्टी आप देख सकते हैं. ये पिक्चर जो है ये कहाँ की? इलाहाबाद, प्रेजेंट है इलाहाबाद यानी कि यूपी में ये है. ये इसकी ब्रिक्स की रिमेनिंग्स पाई गई है. इट वाज प्रोबेबली अबाउट 2500 ईयर्स अगो की पिक्चर है ये. अभी के जो न्यू राजाज है, नाउ बिगैन मेंटेनिंग आर्मीज, सोल्जर्स वर पेड रेगुलर सैलरीज एंड मेंटेन बाय द किंग थ्रू आउट द ईयर. और जो नए नए जो राजा होते थे वो अब आर्मी मेंटेन करने लग गए. पहले के जो राजा ऋग्वेदिक के टाइम में हमने पढ़ा था उसमें कोई रेगुलर आर्मी नहीं होती थी, उनको सैलरी पेमेंट नहीं होती थी. अभी के राजा, न्यू राजा क्या करने लगे? आर्मी को मेंटेन करने लगे, सोल्जर्स को रेगुलर सैलरीज भी पे करने लगे, एंड मेंटेन बाय द किंग थ्रू आउट द ईयर, और जिसको पूरे साल किंग के द्वारा ये सारा काम किया जाता था. Some payments were probably made using punch marked coins. तो ये पेमेंट किस तरह से होते थे? जैसे अभी पेमेंट किस तरह से होती? रुपये में होती थी पहले, कॉइन्स की तरह में पेमेंट किए जाते थे. यू विल रीड मोर अबाउट दीज कॉइन्स इन चैप्टर 8. चैप्टर 8 में हम इन कॉइन्स के बारे में और जानकारी प्राप्त करेंगे. टैक्सेस. अब आते हैं हम टैक्सेस के बारे में जानते हैं. एज द रूलर्स ऑफ द महाजनपदस वर बिल्डिंग ह्यूज फोर्ट्स. जैसा कि हमने जाना कि जो शासक है महाजनपदस के, वो बड़े बड़े महल बना रहे थे, बड़े बड़े किले बना रहे थे अपने महल के प्रोटेक्शन के लिए, और बिग आर्मीज को भी मेंटेन कर रहे थे. दे नीडेड मोर रिसोर्स. उसके लिए इनको रिसोर्सेज यानी कि इन सब चीज़ों को चलाने के लिए पैसे की ज़रूरत पड़ने लगी, सामग्रियों की ज़रूरत पड़ने लगी. एंड दे नीडेड ऑफिशियल्स टू कलेक्ट दिस. और उनके लिए इन्होंने कुछ ऑफिसर्स को भी अपॉइंट किया जो ये सब इकट्ठा करके रिसोर्सेज का जुगाड़ कर सके, गैदर कर सके, कलेक्ट कर सके. सो इंस्टेड ऑफ डिपेंडिंग ऑन ओकेशनल गिफ्ट्स ब्रॉट बाय पीपल, जैसे कि पहले क्या करते थे लोग अपनी मर्जी से अपने मर्जी से गिफ्ट ला के राजा को देते थे. और जब यज्ञ सैक्रिफाइस जब होते थे उस वक्त दूसरे दूसरे राजा आकर उनको गिफ्ट देते थे, उसी से राज्य चलता था. अब क्योंकि इनके आर्मी मेंटेन करने के लिए, फोर्स बनाने के लिए इनको ज़्यादा रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट होने लगी, इन्होंने ऑफिसर्स को अपॉइंट किया जो ये सब चीज़ें
देख सके, जो कलेक्ट कर सके। Okay, brought by people. As in the case of the Raja of the Janpadas, they started collecting regular taxes. और इस तरह से टैक्सेस यानी कि कर वसूली जो करने की शुरुआत हुई, इस तरह से शुरुआत की गई जनपदस के द्वारा, राजा ऑफ जनपदस के द्वारा। किन किन चीज़ों के ऊपर टैक्स लगाने लगे? टैक्सेस ऑन क्रॉप्स वर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। जो फसल होती थी उसके ऊपर टैक्स लगा दिए गए, वो सबसे इम्पॉर्टेंट टैक्स था। दिस वॉज बिकॉज मोस्ट पीपल वर फार्मर्स, क्योंकि ज़्यादातर लोग खेती का काम करते थे, किसान थे। यूजुअली द टैक्स वॉज फिक्स्ड एट 1/6 ऑफ वॉट वॉज प्रोड्यूस्ड। एक 1/6 हिस्सा जो है वो फिक्स कर दिया गया, इतना आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, जितना भी आपका प्रोडक्शन होगा उसका 1/6 शेयर आपको राजा को देना होगा। दिस वॉज नोन एज भागा और शेयर। इसको शेयर और भाग के रूप में राजा को देना पड़ता था। देयर वर टैक्सेस ऑन क्राफ्ट पर्सन एज वेल। जो कलाकार होते थे, जो बर्तन, जो क्राफ्ट का काम करते थे, उनके ऊपर भी टैक्स लगाया गया। दिस कुड हैव बीन इन द फॉर्म ऑफ लेबर। और ये किस फॉर्म में? लेबर के फॉर्म में टैक्स लगाया गया। कि फॉर एग्जाम्पल ए वीवर और ए स्मिथ मे हैव had to work for a day or a day every month for the king. इनके ऊपर टैक्स किस तरह से लगाए गए? लेबर के फॉर्म में। इनको महीने में एक दिन राजा के लिए फ्री में काम करना पड़ता था। हर्डर्स वर ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू पे टैक्सेस इन द फॉर्म ऑफ एनिमल्स एंड एनिमल प्रोड्यूस। हर्डर्स जो कि भेड़ चलाना, बकरी चलाना, ये जो कैटल को रखते थे, ये हर्डर्स होते हैं। इनको भी टैक्स पे करना पड़ता था अपने। ये किस तरह से टैक्स पे करते थे? या तो वो एनिमल्स को उनको देना पड़ता था, उनके पास जितने भी इनमें से कुछ एनिमल्स को देना पड़ता था, या तो एनिमल से जो चीज उनकी प्रोडक्शन होती थी वो राजा को देना पड़ता था। देयर वर ऑल्सो टैक्सेस ऑन गुड्स दैट वर ब्रॉट एंड सोल्ड थ्रू ट्रेड। जो गुड्स, जो व्यापारी, जो बिजनेसमैन होते थे, उनके ऊपर भी टैक्स लगाया गया, जो भी वो बिक्री या खरीदारी करते थे उनके ऊपर। एंड हंटर्स एंड गैदरर्स ऑल्सो हैड टू प्रोवाइड फॉरेस्ट प्रोड्यूस टू द राजा। हंटर्स और गैदरर्स जो होते थे उनको भी जो भी फॉरेस्ट से वो चीज़ें लाते थे वो राजा को देना पड़ता था टैक्स की तरह से। अब हम जानेंगे चेंजेस इन एग्रीकल्चर के बारे में। देयर वर 2 major changes in agriculture around this time. One was the growing use of iron plowshares. This meant that heavy clay soil could be turned over better. मेजर चेंजेस के बारे में हम जानेंगे। 2 मेजर चेंजेस हुए एग्रीकल्चर में। वन वॉज ग्रोइंग यूज ऑफ आयरन प्लॉशर। आयरन यानी कि लोहे के हल का यूज होने लगा। पहले किस तरह के हलों का यूज किया जाता था खेत में? लकड़ी के यूज करते थे। उससे क्या नुकसान होता था कि वो ज़्यादा मजबूत नहीं होता था, ज़्यादा सॉइल को नहीं उठाने का काम कर पाता था वुडन प्लॉशर। दिस मीन दैट हेवी क्लेई सॉइल could be turned over better than the wooden plowshare. जो आयरन का जो हल होता है उससे ज़्यादा काम होता था, ज़्यादा मिट्टी उठा सकते थे कंपेयर टू वुडन प्लॉशर, सो दैट मोर ग्रेन कुड बी प्रोड्यूस, जिससे कि प्रोडक्शन बढ़ गई। सेकेंड, पीपल बिगेन ट्रांसप्लांटिंग पैडी। और दूसरा जो मेजर चेंज एग्रीकल्चर में आया था वो क्या था? ट्रांसप्लांटिंग का मेथड यूज करना। ट्रांसप्लांटिंग का मेथड क्या होता है? This meant that instead of scattering seed on the ground from which plants would sprout, saplings were grown and then planted in the fields. पहले की एग्रीकल्चर किस तरह से की जाती थी कि एक बार सीड डाल दिया और वो प्लांट की तरह उग के बाहर आ जाएगा। बट ट्रांसप्लांटिंग क्या होता है कि सैपलिंग्स को ग्रो करते थे। पहले बीज को थोड़ा थोड़ा बीज को ग्रो कर लिया, फिर उसे निकाल कर एज अ सैपलिंग प्लांट करते थे फील्ड्स में। दिस लेड टू इंक्रीज प्रोडक्शन एज many more प्लांट सर्वाइव्ड। इससे क्या होता था कि ट्रांसप्लांटिंग के मेथड से प्रोडक्शन इंक्रीज हो गया, कि प्लांट्स जो थे ज़्यादातर वो सर्वाइव करने लगे।
पहले क्या होता था, बीज जब डाल देते हैं फील्ड में डायरेक्टली तो प्लांट्स सरवाइव करते थे, कभी नहीं करते थे, और ट्रांसप्लांटिंग के मेथड से प्रोडक्शन जो है इंक्रीज हो गया। हाउएवर इट वाज बैक ब्रेकिंग वर्क। Generally, slave men and women and the landless agricultural laborers had to do this work. और ये काम किसके द्वारा किया जाता था? जो स्लेव मैन विमेन, जो महिलाएं, जो पुरुष, जिसको दास दासी का काम कराया जाता था, जिनके पास अपनी जमीन नहीं होती थी, वो मजदूरी का काम किया करते थे, ये सारे खेती का काम करते थे। फाइंड मगध ऑन मैप 4। मैप 4 जो हमने देखा था उसमें मगध की भी लोकेशन हमने देखी थी। मगध बिकेम द मोस्ट इम्पॉर्टेंट महाजनपद इन अबाउट 200 ईयर्स। 200 साल में सबसे इम्पॉर्टेंट महाजनपद बन के आया मगध। Many rivers such as the गंगा and सोन फ्लो थ्रू मगध। ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों बन के साबित हुआ? क्योंकि इसके पास से गंगा और सोन रिवर बहती थी। This was important for transport, water supplies, making the land fertile। ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों बना? क्योंकि नदियाँ इसके पास बहती थी, जिसके कारण ट्रांसपोर्टेशन में आसानी होती थी, वाटर सप्लाई इनको बहुत आसानी से मिल जाता था, और लैंड जो है इनकी फर्टाइल रहती थी क्योंकि पानी की कोई भी कमी नहीं होती थी। पार्ट्स ऑफ मगध वर फॉरेस्टेड। और मगध का कुछ हिस्सा क्योंकि जंगल से घिरा हुआ था, इनको एलिफेंट्स भी बहुत आसानी से मिल जाते थे। Elephants which lived in the forest could be captured and trained for the army। एलिफेंट्स को ये पकड़ के लाते थे और आर्मी के लिए ट्रेनिंग देते थे। फॉरेस्ट ऑल्सो प्रोवाइडेड वुड फॉर बिल्डिंग हाउसेज। और जंगल से इनको और क्या फ़ायदा होने लगा कि घरों को बनाने में वो वुडन घर बनाने लग गए। और कार्ट्स और चैरियट, जो रथ होते थे, जो लड़ाई के लिए, युद्ध के लिए रथ भी तैयार करने लगे, जंगल से इनको लकड़ियाँ प्राप्त होने लगी। Besides, there were iron ore mines in the region that could be tapped to make strong tools and weapons। और क्या क्या इनको मिलने लगी? आयरन और माइंस, क्योंकि जंगलों में माइंस खदान होते थे, उनको आयरन मिलने लगे। आयरन से वो क्या बनाने लगे? टूल्स और वेपन्स बनाने की तैयारी होने लगी वहाँ। मगध हैड 2 वेरी पावरफुल रूलर्स। मगध के दो शक्तिशाली रूलर, जिनका नाम बिम्बिसार और अजातशत्रु थे। Who used all possible means to conquer other जनपदस। इन्होंने हर कोशिश की दूसरे जनपदस को कब्जा करने की। महापद्मानंदा वॉज अनदर इम्पॉर्टेंट रूलर। महापद्मानंदा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रूलर थे। इनके बाद बिम्बिसार और अजातशत्रु के बाद महापद्मानंदा ही इम्पॉर्टेंट रूलर थे। ही एक्सटेंडेड हिज कंट्रोल अप टू द नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। और इन्होंने अपने राज्य को बहुत बढ़ाया। राजगृह प्रेजेंट डे राजगीर प्रेजेंट डे में जो राजगीर है वो पहले राजगृह नाम से जाना जाता था। इन बिहार वॉज द कैपिटल ऑफ मगध फॉर सेवरल ईयर्स। बहुत साल तक मगध का कैपिटल बन के रहा राजगृह, जो अब प्रेजेंट डे में राजगीर में है। लेटर द कैपिटल वॉज शिफ्टेड टू पाटलिपुत्र। और बाद में राजगृह से कैपिटल शिफ्ट होकर पाटलिपुत्र चला गया, जो प्रेजेंट डे में पटना के नाम से जाना जाता है। दोनों ही बिहार में ही स्थित है। More than 2300 years ago, a ruler named Alexander, who lived in Macedonia in Europe, wanted to become a world conqueror। 2300 साल पहले क्या हुआ? एक रूलर जिसका नाम अलेक्जेंडर था, वो मैसेडोनिया से आता था। मैसेडोनिया कहाँ है? यूरोप में। वो क्या बनना चाहता था? पूरी दुनिया के ऊपर कब्जा करना चाहता था। Of course, he didn't conquer the world but did conquer parts of Egypt and West Asia। हालांकि उसने पूरी दुनिया पे तो कब्जा नहीं करा, बट इजिप्ट और वेस्ट एशिया के बहुत सारे हिस्सा उसके कब्जे में आ चुकी थी। एंड केम टू द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। अब वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट की तरफ बढ़ चुका था। रीचिंग अप टू द बैंक्स ऑफ द बीज। अब वो बीज के बैंक के पास वो आ चुका था। व्हेन ही वांटेड टू मार्च फर्दर ईस्टवर्ड्स, हिज सोल्जर्स रिफ्यूज्ड। उसके सोल्जर्स ने रिफ्यूज कर दिया। जब वो बीज नदी के पास है, उनके सोल्जर्स ने रिफ्यूज कर दिया आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि वो बहुत डर गए थे। दे वर स्केयर्ड एज दे हैड हर्ड दैट द रूलर्स ऑफ इंडिया हैड वास्ट आर्मीज ऑफ फुट सोल्जर्स। क्योंकि
उन्होंने सुना था कि इंडिया के जो रूलर्स है उसके पास बहुत ही विशाल आर्मी, विशाल सेना है, जो कि पैदल चलने वाली सेना भी बहुत मात्रा में है, रथ है, उनके पास हाथी है, इसीलिए वो सुनकर ही डर गए थे। अब वज्जी के बारे में जानते हैं। When Magध became powerful kingdom, Vajji with its capital at वैशाली। वज्जी क्या है? वज्जी की कैपिटल क्या है? वैशाली। Was under different form of government known as गण और संघ। ये क्या है? ये भी बिहार में है। वैशाली, वैशाली कैपिटल है किसकी? वज्जी की। इसके अंडर एक डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चलती थी जिसको गण और संघ के नाम से जाना जाता था। इन गण और संघ देयर वर नॉट वन बट मेनी रूलर्स। गण और संघ किस तरह से राज्य चलाते थे? इनके अंदर सिर्फ एक शासक नहीं होते थे, एक ग्रुप होता था, बहुत लोगों का एक संघ होता था जो शासक के रूप में चलाते थे। बट समटाइम्स इवन व्हेन थाउजेंड्स ऑफ मेन रूल टुगेदर, कभी कभी तो थाउजेंड्स ऑफ मेन, यहाँ पे कोई एक शासक नहीं होता था, यहाँ पे हजारों की संख्या में लोग एक साथ ही राज्य चलाते थे। ईच वन वॉज नोन एज द राजा, और सबको राजा के नाम से जाना जाता था। दीज राजाज परफॉर्म रिचुअल्स टुगेदर, ये सभी राजा एक साथ सब रिचुअल्स परफॉर्म करते थे। दे मे ऑल्सो मेट इन असेंबलीज एंड डिसाइडेड व्हाट हैड टू बी डन एंड हाउ। ये सब एक सभा में एकत्रित होते थे और डिसाइड करते थे कि कौन सा काम कैसे करना है, कब करना है। थ्रू डिस्कशन एंड डिबेट, इनके बीच में बहुत विमर्श, बात चर्चा विमर्श इन लोग करते थे। उसके बाद लॉन्ग डिबेट होते थे, फिर ये डिसाइड करते थे कौन सा काम कैसे करना है। फॉर एग्जाम्पल, इफ दे वर अटैक्ड बाय एन आर्मी, दे मेट टू डिस्कस व्हाट शुड बी डन टू मीट द थ्रेट। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे अगर इनके ऊपर किसी एनिमी ने अटैक कर दिया तो क्या करना चाहिए उनसे बचने के लिए, इसके बारे में भी डिस्कशन ये साथ मिलकर करते थे। हाउएवर women dasas and kamakas could not participate in these assemblies. Women और जो दास कैटेगरी के होते थे वो इस असेंबली में, इस सभा में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते थे। बोथ द बुद्धा एंड महावीरा बिलोंग टू गणज और संघस। जो बुद्धा और महावीरा थे ये भी गण और संघ से ही बिलोंग करते थे। सम ऑफ द मोस्ट विविड डिस्क्रिप्शंस ऑफ लाइफ इन द संघस कैन बी फाउंड इन बुद्धिस्ट बुक। बुद्धिस्ट के बुक्स में संघस के बारे में बहुत ही विशाल डिस्क्रिप्शन भी पाई जाती है। दिस इज एन अकाउंट ऑफ द वज्जीज फ्रॉम द दीघा निकाया, अ फेमस बुद्धिस्ट बुक। एक फेमस बुद्धिस्ट बुक है जिसका नाम है दीघा निकाया। इसमें वज्जीज के बारे में, संघस के बारे में बहुत अच्छे से विवरण किया हुआ है। विच कंटेन सम ऑफ द स्पीचेस ऑफ बुद्धा। These were written down 2300 years ago. इसको कितने साल पहले लिखा गया था? 2300 साल पहले लिखा गया था इस किताब को। इसमें बुद्धा के कुछ स्पीचेस भी लिखी गई हैं। अजातशत्रु एंड द वज्जीज के बारे में जानते हैं। अजातशत्रु wanted to attack the वज्जीज। ये क्या चाहते थे कि वज्जीज के ऊपर ये अटैक करे। He sent his minister named वशाकरा to the Buddha to get an advice on the matter. इन्होंने अपने मिनिस्टर, अपने मंत्री को भेजा किसके पास? बुद्धा के बारे में। उनका नाम क्या था जिसको भेजा था? वशाकरा। कि एडवाइस जाओ और एडवाइस लेकर आओ कि हमें क्या करना चाहिए इस मामले में। The Buddha asked whether the Vajjis met frequently. बुद्धा ने पूछा मंत्री से क्या वज्जीज किस तरह से राज्य चलाते हैं, क्या वो असेंबलीज में मीट करते हैं। When he heard that they did, he replied that Vajjis would continue to prosper. जब उन्होंने सुना कि वज्जीज असेंबलीज में, सभाओं में मिलते हैं, वो निर्णय सब मिलके लेते हैं, जो भी करना होता है वो एक साथ मिलके करते हैं, किसी अकेले के निर्णय से वो काम नहीं करते हैं। तो बुद्धा ने कहा कि ये बहुत ही समृद्धि को पाएंगे जब तक इनके पास ये शक्ति है। दे हेल्ड फुल एंड प्रेजेंट फ्रीक्वेंट पब्लिक असेंबलीज। उनकी शक्ति क्या है कि वो पब्लिक असेंबलीज अटेंड करते थे। वो सभी कोई भी निर्णय में आने के पहले वो बहुत सारी चर्चा किया करते थे। वो मिलते थे, एक्टेड टुगेदर, एक साथ मिलकर कोई भी काम एक साथ मिलकर करते थे। दे फॉलोड एस्टैब्लिश्ड रूल्स। वो रूल्स को फॉलो करते थे और सभी को रिस्पेक्ट करते थे, सपोर्ट करते थे, बड़ों की बातें सुनते थे।
वज्जी women were not held by force or capture. वज्जी की जो women थी उनको फोर्सफुली कैप्चर नहीं किया जाता था, फोर्सफुली काम नहीं किया जाता था, कराया जाता था. Chaitya's the local shrines were maintained in both towns and villages. बहुत अच्छे से टाउन्स एंड विलेजेस को मेंटेन किया जाता था. वाइज सेंट्स हु फॉलो डिफरेंट बिलीव्स वर रिस्पेक्टेड. जो भी साधु संत होते थे उनको बहुत अच्छे से उनको रिस्पेक्ट दिया जाता था, उनके डिफरेंट डिफरेंट बिलीव्स को भी माना जाता था. एंड अलाउड टू एंटर एंड लीव द कंट्री फ्रीली. और उनके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन, कोई पाबंदी नहीं होती थी वज्जीज में. राजाज ऑफ पावरफुल किंगडम्स ट्राइड टू कॉन्कर द संघास. जो पावरफुल किंगडम के राजा थे, जो शक्तिशाली राजा थे, उन्होंने बहुत कोशिश की संघास के ऊपर कब्जा करने की. नेवरदीलेस these lasted for a very long time till about 1500 years ago when the last of the Ganas or Sanghas were conquered by Gupta rulers. और 1500 साल पहले गनास और संघास को कॉन्कर कर लिया गुप्ता रूलर्स ने. अबाउट whom you will read in chapter 10. गुप्ता रूलर्स के बारे में हम चैप्टर 10 में पढ़ेंगे. ग्रीस, फाइंड ग्रीस एंड एथेंस इन योर एटलस. एटलस में ग्रीस और एथेंस की लोकेशन देख लेंगे. Around 2500 years ago, people of Athens set up a form of government. 2500 years ago, people of Athens ने सेट किया था एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जिसका नाम रखा गया डेमोक्रेसी, which was called a democracy, which lasted for about 200 years. डेमोक्रेसी 200 साल तक चला. All free men over the age of 30 were recognized as full citizens. जिनकी एज 30 से ऊपर थी उनको सिटीजन्स की तरह से रिकग्निशन मिलता था. There was an assembly that met at least 40 times a year to decide on important matters. और सभाएं जो थी साल में 40 टाइम्स मिलती थी important matters के ऊपर डिस्कशन करने के लिए. All citizens could attend those meetings. और सभी जो नागरिक जिनको नागरिकता दी गई थी, नागरिक का दर्जा दिया गया था, वो सभी उस मीटिंग में अटेंड कर सकते थे. Appointments for many positions were made through lottery. और उस पोजीशन के लिए लॉटरी निकाला जाता था. All those who wanted to be chosen gave in their names and then some were selected through lottery. जिनको जिनको जॉब्स में अपॉइंटमेंट्स में इंटरेस्ट होता था, जो पद चाहते थे, वो अपना नाम नॉमिनेट करते थे, नॉमिनेशन में अपना नाम भरते थे और लॉटरी के थ्रू उनकी सिलेक्शन की जाती थी. सिटीजन्स वर एक्सपेक्टेड टू सर्व इन द आर्मी एंड द नेवी. जो सिटीजन्स थे उनको क्या करना होता था, जो सेना है, जो नेवी में जन सेना जन थल इनमें परफॉर्म सर्विस देनी होती थी. हाउएवर विमेन वर नॉट कंसिडर्ड सिटीजन्स. परंतु विमेन को सिटीजन्स का दर्जा नहीं दिया जाता था. Also, many foreigners who lived and worked in Athens as merchants and craftspersons did not have right as citizens. और जो विदेशी जो लोग थे जो एथेंस में काम करते थे और रहते थे, इनको जैसे कि मर्चेंट हो गए, क्राफ्ट पर्सन, इनको भी सिटीजन का दर्जा नहीं दिया जाता था. Besides, there were several thousand slaves in Athens who worked in mines, fields, households and workshops. They too were not treated as citizens. जो लोग दासी का काम करते थे, जो माइंस में, खदान में, फील्ड में, हाउस होल्ड वर्क जो करते थे, उनको भी सिटीजन्स का दर्जा नहीं दिया जाता था. आज का चैप्टर यहीं समाप्त होता है और इसकी जो सोल्यूशन है वो आपको टेलीग्राम पे आपको पोस्ट कर दिया जाएगा. आप टेलीग्राम का लिंक कमेंट सेक्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम चैनल और आपको सारे चैप्टर्स की सॉल्यूशन वहाँ पे प्रोवाइड करा दी जाएगी. और कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरीज हो, वो आप कमेंट सेक्शन में बेफिक्र होकर लिख सकते हैं. Thank you for watching this video. Thank you so much.